हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री। ये लेक्चर के अंदर हम देखेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, वो क्यों फेल हुआ, रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, क्लियर, एंड उसकी लिमिटेशंस क्या है वो देखेंगे। चलो आइए स्टार्ट करते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल से बच्चों। ओके, सो थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु रिप्रेजेंटेड द एटम स्ट्रक्चर। एटम कैसा होता है वो किसने बताया हमें? फर्स्ट साइंटिस्ट था, थॉमसन ने बताया। तो थॉमसन जी ने क्या बताया कि एटम एक स्फीयर होता है, स्फेरिकल होता है। उन्होंने क्या बताया? एटम स्फेरिकल होता है। तो एटम एक स्फेरिकल जैसा होता है। कैसा स्फेरिकल होता है? उन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, थॉमसन जी ने जब ये मॉडल दिया तब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हो गया था, बट न्यूट्रॉन का इन्वेंशन नहीं हुआ था। ये सब 1880-90 में चल रहा था, बट न्यूट्रॉन तो 1930 में ढूंढा गया। तो अभी उनके पास ये दो ही थे, एक पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। तो थॉमसन जी ने ये बताया कि एटम क्या होता है। तो एटम के एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है, पॉजिटिव चार्ज का ही एक स्फीयर होता है, एंड उसमें नेगेटिव चार्ज ऐसे एम्बेडेड होता है। कैसे होता है? एम्बेडेड। मैं आपको क्लियरली बताऊं, उन्होंने ऐसा बताया पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है, एक खुद पॉजिटिव चार्ज ही है, ये स्फीयर खुद पॉजिटिव चार्ज है, एंड उसमें नेगेटिव चार्ज ऐसे एम्बेडेड होते हैं। क्लियर? तो उन्होंने ऐसा भी बताया कि एटम न्यूट्रल होते हैं। इट मीन्स जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। क्लियर? ऐसा किसने बताया? थॉमसन जी ने बताया। उनको इसके ऊपर से नोबेल प्राइज भी दिया गया। बहुत ही उस जमाने की बात कर रहा हूँ, अभी तो आपको इजी लग रहा है, आपको पता है, बट उस जमाने में उन्होंने ऐसी सोच रखी और ऐसा सोचा और ऐसा फाइंड किया कि भाई एटम स्फेरिकल है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, उसमें इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है ऐसे सेपरेटली। क्लियर? इट मीन्स वो कैसे समझाया उन्होंने। मैं एक आपको एग्जाम्पल दूँ, आपने वाटरमेलन देखा है? तो वाटरमेलन का जो भी ये रेड पोर्शन है वो उसका क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एंड ये जो उसके सीड्स है वो क्या हो गए? नेगेटिवली चार्ज। जैसे जैसे सीड एम्बेडेड है इसके अंदर है, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, ऐसा थॉमसन जी ने बताया। तो ये मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। क्लियर? वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। प्लस प्लम पुडिंग में, पुडिंग आपको पता है बराबर, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, फिर रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्लियर? ओके, तो भाई इसका लिमिटेशन क्या था? वो फेल क्यों हो गया? ये फेल कर गया ये मॉडल। तब तो बहुत ही जब उनको नोबेल प्राइज दिया गया ऐसी सोच की जगह पे, बट वो फेल हो गया। तो क्यों फेल हो गया? तो रुथरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को ये नहीं समझा पाया। क्लियर? रुथरफोर्ड का कौन सा प्रैक्टिकल? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पार्टिकल को ये नहीं समझा पाया, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। इसलिए क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? बट उन्होंने दो बहुत ही एटम के बारे में इंपॉर्टेंट बात बता दी कि एटम का शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है, एंड एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई। भले उनका मॉडल फेल हो गया, बट ये दोनों बातें तो सही थी। उनका मॉडल फेल खाली ये एम्बेडेड वाले पोर्शन में कि पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर एंड नेगेटिव चार्ज, उसमें फेल हो गया। बाकी ये दोनों पॉइंट तो उन्होंने बहुत ही सही दिए थे। तो क्यों फेल हो गया आइए देखते हैं। तो अभी देखते हैं रुथरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। ये रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को कहते हैं अल्फा पार्टिकल, बहुत ही ध्यान से समझ लेना बच्चों, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अभी मैं पहले थोड़ी बात बताना चाहता हूँ, अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं। आप सभी को पता है अल्फा पार्टिकल, मैंने ऑलरेडी आगे समझाया हुआ है। जो हीलियम होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसका एटॉमिक मास 4 होता है, एंड He2+ को हम क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल कहते हैं। एक्चुअली हीलियम का मास जो होता है वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। आपको पता है 4 AMU मास क्या होता है? 4 AMU। आपको पता है प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1 AMU होता है। इधर तो 4, तो उसका कितना है? 4 AMU जितना मास है, तो हैवी है। इन शॉर्ट ये प्रोटॉन से क्या है? हैवी है।
एंड हीलियम के अंदर एटॉमिक नंबर 2 है तो उसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वो +2 चार्ज एक्वायर करता है। क्या करता है? +2 चार्ज एक्वायर करता है। इसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो अभी एक बात बताना चाहता हूँ कि रुथरफोर्ड बहुत रिच साइंटिस्ट थे, उनकी कंपनी बहुत रिच थी। वो अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर। क्लियर? रेडियो एक्टिव, उनकी कंपनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उससे अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, ऐसे सब पार्टिकल्स बना रहे थे। तब उनकी टीम ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस की। उन्होंने क्या नोटिस किया? उन्होंने नोटिस किया कि जब अल्फ़ा पार्टिकल को, बहुत ही समझ लेना ध्यान से, अल्फ़ा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे एमिट किया गया तो उन्होंने देखा कि सारे अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए। तो ये सब उनकी टीम ने ये बात बताई रुथरफोर्ड को। क्लियर? तो रुथरफोर्ड जी ने क्या किया? अपने आप खुद एक एक्सपेरिमेंट किया एंड उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या अरेंजमेंट किया, आइए देखते हैं। ओके, तो ये था रुथरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट। इसे मैं कहूँगा अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स। इसे मैं क्या कहूँगा? अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स। उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया लेड बॉक्स के अंदर, ओके, एंड उसमें से, जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल बन रहा था, बाहर निकल रहा था, ओके, एंड ये उन्होंने लिया गोल्ड फॉइल। बहुत ही ध्यान से समझ लेना बच्चों, ये उन्होंने क्या लिया? गोल्ड फॉइल। अभी गोल्ड फॉइल की थिकनेस बहुत ही कम थी, वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। क्लियर? 10⁻⁻ पावर में थी, बहुत लेस थी थिकनेस उसकी। क्लियर? ओके बच्चों, समझ में आ गया? अभी ये जो है, ये डिफ्लेक्शन स्क्रीन जो है वो ZNS का स्क्रीन था। किसका स्क्रीन था? ZNS का स्क्रीन। आपको पता है इसके ऊपर कुछ ना कुछ एमिट होता है तो स्पार्क करता है। ठीक है बच्चों? क्लियर? तो उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट अरेंज करके कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट किए। क्या किया? ऑब्जर्वेशंस नोट किए। कैसे कैसे ऑब्जर्वेशन नोट किए, आइए देखते। फर्स्ट, ऐसा उनने सेट करके एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल इधर से पास किए तो उन्हें ये पता चला, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या कहा कि 99.9% अल्फा पार्टिकल पास्ट अनडेविएटेड। इट मीन्स वो सीधे के सीधे निकल गए, सीधे के सीधे अल्फा पार्टिकल निकल गए। जैसे इधर हो तो सीधे के सीधे अल्फा पार्टिकल निकल गए। कितने? 99.9% अल्फा पार्टिकल ऐसे निकल गए। फिर उन्होंने देखा कि बहुत ही कम जो अल्फा पार्टिकल थे वो कुछ ना कुछ एंगल से डेविएटेड हुए, कुछ ना कुछ एंगल से, जैसे आप देख सकते हो कुछ ना कुछ एंगल से डेविएटेड हुए। ठीक है, थोड़े बहुत डेविएशन हुआ उसके अंदर। एंड उन्होंने देखा कि वेरी वेरी लेस, 1 in 20,000 रिटर्न बैक्स। इट मीन्स वापिस आ गए। इट मीन्स उनका डिफ्लेक्शन 180 डिग्री जितना हो गया। डिफ्लेक्शन कितना हो गया? 180 डिग्री जितना हो गया। क्लियर? ये 3 चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की। फिर से बता रहा हूँ, उन्होंने क्या बताया कि भाई 99.9% अल्फा पार्टिकल निकल गया, ऐसा ऑब्जर्व किया। कुछ पार्टिकल कुछ एंगल से डेविएट हुए, उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया, स्ट्रेट नहीं गए, थोड़े बहुत एंगल में गए। एंड 1 in 20,000, बहुत ही कम, वेरी वेरी लेस पार्टिकल वो वापिस आ गए। ऐसे 3 चीज़ें उन्होंने नोट किया। तो 3 चीज़ से पता क्या चला? तो उन्होंने यहाँ पे थॉमसन जी का जो मॉडल था उसको फेल कर दिया, क्योंकि थॉमसन जी ने क्या बताया था कि एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का एंड नेगेटिव चार्ज ऐसे एम्बेडेड है। अभी आप सोचो, अल्फा पार्टिकल क्या है? He2+ है, तो ये पॉजिटिव को इधर पॉजिटिव के साथ सामने से पास करेंगे तो ये तो पूरा पॉजिटिव चार्ज का ही स्फीयर है। तो ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, तो डिफ्लेक्शन होना चाहिए, बट डिफ्लेक्शन तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे थॉमसन जी फेल हो गए। ठीक है, क्लियर? तो इसके ऊपर से रुथरफोर्ड जी ने कंक्लूजन क्या लगाया? उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया? तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कंक्लूजन दिया। एंड ये कंक्लूजन को हम ये नाम से भी पहचानते हैं, जिसे कहते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस।
जिसे क्या कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ओके, उसे ये नाम से भी कह सकते हैं रुथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। उसे क्या कहते हैं, रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन द न्यूक्लियस। क्लियर? एंड ऑल्सो हम कह सकते हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ओके, अभी फिर से बता रहा हूँ, थॉमसन जी ने ऐसा बताया था, बट हमें तो ऑब्जर्वेशन में क्या मिला कि सारे 99 पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पास हो गए, कुछ डेविएट हुए, 20,000 में 1 वापिस आ गए, तो ये तो फेल हो गया। तो उन्होंने नया कंक्लूजन क्या दिया? तो उन्होंने ऐसा कंक्लूजन दिया दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम, बहुत ध्यान से समझ लेना, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज होलो, इट मीन्स एम्प्टी, वो खाली है। बहुत सारा जो पार्ट है एटम का वो खाली है, वैकेंट है, तभी अल्फा पार्टिकल पास हो गए। ठीक है? उन्होंने ये भी नोट किया कि जो पॉजिटिव चार्ज है, तब तो प्रोटॉन में बोलूँगा पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स इन अ वेरी वेरी स्मॉल स्पेस, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ओके, उन्होंने क्या बताया कि एटम के अंदर बहुत सारा पार्ट एम्प्टी है, जैसे ये एटम है, बहुत सारा पार्ट एम्प्टी है, बट सेंटर में, इट मीन्स उसके अंदर बहुत ही कम पॉजिटिव चार्ज बहुत ही स्मॉल स्पेस में रिसाइड करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज जो थॉमसन जी ने बताया था कि भाई पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं, ऐसा नहीं है। एक बहुत ही कम पार्ट में एटम के पॉजिटिव चार्ज रिसाइड करता है, एंड उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर? एंड उन्होंने ये बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो हैवी है। कैसा है? हैवी है। उन्होंने ये बात तो एक्सेप्ट कर ली कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स एटम जो न्यूट्रल एटम है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है? अभी उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, अभी साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल बच्चों, बहुत ही कम कंपेयर टू द एटम। जैसे एक एग्जांपल दूँ, एटम की रेडियस जो होती है 10⁻⁻10 मीटर, आप कह सकते हो 0.000 बराबर, बहुत ही कम, 10⁻⁻10 मीटर। एंड न्यूक्लियस जो होता है, तो न्यूक्लियस की एटॉमिक रेडियस होती है 10⁻15 मीटर। तो आप देखने जाओगे तो इसको कंपेयर करेंगे तो 10⁵ टाइम्स एटम इज लार्जर देन न्यूक्लियस। क्लियर? 10⁵ टाइम्स एटम इज लार्जर देन, 10⁵ मीन्स 1,00,000 गुना बड़ा है। क्लियर? आप कह सकते हो, इट मीन्स वो कितना छोटा होगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई न्यूक्लियस 1,00,000 गुना छोटा है एटम से। क्लियर? इट मीन्स ऐसा देखने जाए तो हमारा जो क्रिकेट बॉल होता है, क्रिकेट बॉल को अगर सेंटर में रखे एंड पूरा जो ग्राउंड है, बराबर, वो 5-5 किलोमीटर रेडियस वाला जो ग्राउंड है, उसमें अगर एक बॉल रखा है, तो वो जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है बच्चों? उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस in a circular path, and it is known as orbit. उन्होंने ऐसा बताया कि भाई ऐसा एटम होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के आजू बाजू एक पर्टिकुलर पाथ में घूमते रहते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। उसे उन्होंने क्या बताया, ऑर्बिट नाम दिया। तो कभी पर्टिकुलर पाथ को ऑर्बिट कहते हैं, तो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया। क्या आप ये सोच सकते हैं कि उन्होंने ऐसा ही क्यों बताया कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते, स्टेडी क्यों नहीं बताया? उन्हें कैसे पता चला कि भाई इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसे घूमते ही है, ऐसे उनको कैसे पता चला?
ठीक है, सोचो, वीडियो पॉज करके एक बार सोचो वो कैसे पता चला। ठीक है, मैं आपको तब तक एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। जो अगर ऐसा होता थॉमसन मॉडल के हिसाब से रिजल्ट देखते तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये आता, बट कुछ डेविएट हो गए। इससे हमें पता चला कि भाई एटम में पूरा पार्ट एम्प्टी है, वो तो हमने आगे देखा। अभी चलो इसकी बात करते हैं। ओके, फिर से बता रहा हूँ, फिर से सारे कि भाई मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, एम्प्टी है। पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम सेंटर में है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। हैवी होता है, न्यूट्रल होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत ही कम होती है, 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर? ओके, अंडरस्टूड। बहुत ही कम होती है, 10⁻10 मीटर एटम की होती है। एंड उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो भाई कैसे, क्यों घूमता ही क्यों है? तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, अभी मैं जो समझा रहा हूँ बहुत ही ध्यान रखना। जो पॉजिटिव चार्ज है एंड नेगेटिव चार्ज है, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। वो अट्रैक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिजिक्स में पढ़ोगे आप सब, पर मैं बताता हूँ इसे आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अभी हमारे पास इधर जो है वो न्यूक्लियस है एंड इधर जो है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इधर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सीधा न्यूक्लियस में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सीधा न्यूक्लियस में चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं जा रहा है। तो ऐसा क्या है, तो कि ये जो फोर्स लग रहा है, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म कह रहा हूँ फोर्स, Fe कह रहा हूँ, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन वो फोर्स को सर्कुलर फोर्स में, सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। फिजिक्स की टर्म है बट समझा रहा हूँ ध्यान से। ओके, अभी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है। क्या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल। ओके, क्लियर? एंड उन्होंने क्या बताया कि ये मूवमेंट करता है। बहुत ही ध्यान से, चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती होगी। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। और डायरेक्शन चेंज होती रहेगी तो वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी। वेलोसिटी चेंज होती रहेगी तो उसके पास कुछ ना कुछ एक्सिलरेशन होगा। इतना तो आप 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ के आए हो। एंड एक्सिलरेशन होगा, इट मीन्स उसके पास क्या होगा, एक फोर्स होगा। तो ये जो फोर्स लगता है उन दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन उसको सर्कुलर मोशन में, ये फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे मैं Fc कहता हूँ। तो ये जो Fe होता है वो इज इक्वल टू Fc हो जाता है। इट मीन्स क्या होता है, अभी मान लो कि एक धागे से मैंने एक पत्थर बांध दिया है, उसको मैं घुमा रहा हूँ। तो मेरे को तो पत्थर अंदर लाना है, बट पत्थर अंदर आता है, नहीं आता है। तो वो जो मैं फोर्स दे रहा हूँ वो उसको सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो सर्कुलर फोर्स में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन स्टेडी होता तो तुरंत उसके अंदर आ जाता। क्लियर? तो अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए रुदरफोर्ड जी ने ऐसा कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। फिर से समझा रहा हूँ, कोई भी चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करता है, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होती है, इट मीन्स उसके पास कुछ ना कुछ एक्सिलरेशन होता है, इट मीन्स उसके पास फोर्स होता है। तो ये जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जब सर्कुलर मोशन में फोर्स होता है वो। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? अभी ये जो बहुत ही ध्यान से समझ लेना, तो अपने रुदरफोर्ड जी ने जो एटम का मॉडल दिया, एटम का जो मॉडल दिया, ओके, उन्होंने उसको अर्थ एंड सन के साथ भी कंपेयर किया कि ये हमारा सन है एंड ये हमारा अर्थ है। सॉरी, उसको बड़ा बना दिया, छोटा होगा। ठीक है, अभी उन दोनों के बीच में भी क्या होता है बच्चों, उन दोनों के बीच में आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। किसका ज़्यादा होता है, सन का ज़्यादा होता है। तो सन अर्थ को अपनी ओर खींचता है, बट अर्थ उसको क्या कर देता है, सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए अर्थ सन के आजू बाजू घूमता है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये एटम एंड अपना सोलर सिस्टम, तो उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ देखी रुदरफोर्ड जी ने, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ देखी कि भाई ये ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। भी जैसे न्यूक्लियस सेंटर में रहता है, इलेक्ट्रॉन उसके आजू बाजू सर्कुलर पार्ट में इवॉल्व करते हैं। इधर ही ऐसा ही होता है, सन सेंटर में होता है, दूसरे प्लैनेट उसके आजू बाजू घूमते हैं। क्लियर? उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स,
इधर भी सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ का होता है, इसलिए अर्थ अंदर नहीं चला जाता। इलेक्ट्रॉन का भी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं चला जाता। तो इससे उनको पता चला कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन स्टेडी नहीं है बच्चों। क्लियर? अभी हम देखते हैं इसकी लिमिटेशन। तो इसकी लिमिटेशन देखने जाए तो अभी लिमिटेशन इट मीन्स ये फेल क्यों हो गया? तो ये मॉडल भी फेल हो गया। इतनी अच्छी बात बताने के बावजूद भी वो फेल हो गया। तो क्यों फेल हो गया? कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं समझा पाए। बहुत ही ध्यान से समझ लेना, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं समझा पाए। तो क्या होता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम? तो तब एक बहुत ही महान साइंटिस्ट था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने अपना एक थियरी दिया। उन्होंने क्या थियरी दिया कि एनी एक्सेलरेटेड, बहुत ही ध्यान से समझना, एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल emits radiation and loses energy। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता डाली कि कोई भी एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है वो एनर्जी को एमिट करता है। रेडिएशन मीन्स क्या होता है? रेडिएशन मीन्स मैं कह सकता हूँ एनर्जी, या तो कोई लाइट, उसको क्या करता है? एमिट करता है। एंड एनर्जी को क्या करता है? लूज करता है। तो हमने तो देखा, बहुत ही ध्यान से समझना, कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, वो भी एक्सेलरेशन करता है। ठीक है? तो क्या होगा? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता जाएगा ऐसे ऐसे वो एनर्जी क्या करता जाएगा? तो उसकी भी एनर्जी क्या होती होगी? लूज होती होगी, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन कर रहा है तो वो रेडिएशन कुछ ना कुछ एमिट करता होगा। एंड ये मैक्सवेल की थियरी तो 100% सही थी। तो अभी क्या होगा? जैसे जैसे ये एनर्जी लूज करेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, ऐसे ऐसे क्या, अभी बहुत ही ध्यान से बता रहा हूँ, देख लेना। तो ऐसे ऐसे क्या होता होगा? ऐसे ऐसे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। क्लियर है? धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? एटम में आ जाएगा, गिर जाएगा इधर एटम में आके। ठीक है? समझ में आया कि नहीं? क्लियर? उसकी एनर्जी कम हो रही है तो ये इधर अट्रैक्शन तो है ही, तो इसका तो अट्रैक्शन फोर्स तो सेम ही रह रहा है। अभी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जा रही है तो इसको बहुत पक्की तरीके से खींच पाएगा अपनी ओर। एंड धीरे 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 लूज हो रही है तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा। इट मीन्स एटम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एटम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये जो रुथरफोर्ड जी ने समझाया तो वो मैक्सवेल की थियरी के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा था। इट मीन्स ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा अपने रुथरफोर्ड जी नहीं समझा पाए कि मैक्सवेल जी ने यह बताया था जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन करता है तब एनर्जी एमिट करता है एंड एनर्जी लूज करता है। अब क्या होता है कि भाई जैसे अभी रुथरफोर्ड जी ने बताया कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है तो इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी लूज करेगा, तो धीरे धीरे लूज करेगा, धीरे धीरे आके वो एटम में रुक जाएगा। इट मीन्स एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, बट ऐसा तो नहीं हो रहा। तो रुथरफोर्ड जी ये नहीं समझा पाए, इसलिए उनकी थियरी क्या हो गई? फेल हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं समझा पाए रुथरफोर्ड जी। क्लियर? एंड सेकेंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाए। अभी स्पेक्ट्रम आपको पता है स्पेक्ट्रम क्या होता है? आपने देखा होगा कि कोई भी प्रिज्म में से कोई भी वाइट लाइट पास करते तो वीबग्योर मिलता है। ठीक है? तो वो जो मिलता है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। हम आगे ये चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये स्पेक्ट्रम जो है वो नहीं समझा पाए, तो उनकी लिमिटेशन दो हो गई। एक तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं समझा पाए एंड दूसरा क्या नहीं समझा पाए? कि लाइन स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाए बच्चों। ठीक है? समझ में आ गया? बहुत ही आसान है एंड इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आपको सब कुछ समझ में आ गया है, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए बच्चों। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।